भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी है। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिजम देसाई साहब से। रिजम सर, दो बड़े मुद्दे थे इस बजट में। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर जो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बड़ी रिलीफ मिली, बाजार में तेजी भी बनी। लेकिन क्या संकेत आप भी यही पढ़ रहे हैं कि अगले बजट में ये आना निश्चित है? और दूसरा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिविडेंड टैक्स जो लगाया उसका क्या असर पड़ेगा? और साथ ही में एक गार को लेकर भी सर बताइए, क्योंकि हमने देखा आपकी इस बार भी डेट वही रखी गई। बाजार में कुछ लोग मानकर चल रहे थे कि उस डेट को शायद आगे और बढ़ा दिया जाए, उस पर क्या मानना है? हाँ, थोड़ी सी ओके, तो पहले गार की बात करते हैं, फिर कैपिटल गेन्स और डीटीटी। तो गार में आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड हो रहा था कि एक साल और पोस्टपोन हो जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में रिट्रेट कर दिया कि नेक्स्ट ईयर आ रहा है। मेरे हिसाब से पिछले 3 साल में बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, और जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट जिनको भी इम्पैक्ट आ रहा है वो अप्रैल 17 की को नजर में रख के तैयारी करके बैठे हैं। तो इंक्रीमेंटल कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये एक साल डिले हो सकता था, अभी नहीं हो रहा है। अब रही बात कैपिटल गेन्स की, तो संकेत तो यही है कि कैपिटल गेन्स टैक्स मैटर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अगले साल वापस आ सकता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो डायरेक्ट टैक्स कोड था चंद सालों पहले, नहीं डायरेक्ट टैक्स कोड, हाँ, जिसपे ये सब बातें चल रही थी कि हर एक इनकम स्ट्रीम को टैक्स किया जाए। तो पिछले 2 साल से ये सरकार स्टेप बाय स्टेप डीटीसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। और डीटीसी एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी यूपीए की सरकार। तो जैसे कि ये बजट में पीएफ और पेंशन फंड्स के जो रिसीट्स है उसको अभी आपको जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको टैक्स लगेगा। ये डीटीसी का कॉन्सेप्ट था। ओके, ऐसे ही मेरा मानना है कि कैपिटल गेन्स पे टैक्स इनको लगाना है, लेकिन बाजार का जो माहौल है ये देख के उन्होंने पोस्टपोन किया। अब इसमें एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि सरकार सेंसिटिव है शेयर बाजार की तरफ। तो हाँ, एकदम आंख बंद करके नहीं बैठे हैं कि शेयर बाजार डजंट मैटर, कि अब जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि बहुत लोग बोल रहे हैं ये बजट प्रो रिच, प्रो पुअर और एंटी रिच है। लेकिन अगर आप ये मुद्दा ध्यान रखें तो ये एंटी रिच कैसे हुआ? क्योंकि जो रिच लोग हैं उनके शेयर बाजार में स्टेक ज्यादा है। तो बाजार मार्केट सरकार सेंसिटिव है, सरकार को बाजार तोड़ना नहीं है। तो हाँ, थोड़े टैक्सेस लगा दिए, इधर थोड़ा स्पेंडिंग दिखाया, और एक्चुअली रूरल में भी स्पेंडिंग ग्रोथ 11% का है, इन लाइन में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। इतना कोई बड़ा एक्सपेंडिचर ग्रोथ नहीं किया है, दे हैव मेंटेन्ड इट। तो मेरा ये मानना है कि कैपिटल गेन्स टैक्स वापस आ सकता है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स वापस आने का डर रहेगा। गार का जो अनिश्चितता है वो अभी भी बरकरार रहेगी। अगले बजट पर हम रिजम जी से जब बात करेंगे तो इन मुद्दों पर जरूर बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, इरिटेटिंग सा बजट है। आप हर सेक्टर पर देखिए, ऑटो 1% सेस स्मॉल कार पर, डीजल कार पर 2.5%, 4% सेस इंफ्रा सेस बड़ी गाड़ी पर, फार्मा की R&D पर जो उनको फायदा मिलता था वो वापस ले लिया गया। अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए आप देखिए नेगेटिव माना जा रहा है। अब तमाम चीजें आप उठाकर देखिए, एविएशन के लिए खराब, ज्वेलर्स तो आज स्ट्राइक पर चले गए हैं, ब्रोकर्स कह रहे हैं कि एसटीटी को क्या लगाने की जरूरत थी ऑप्शंस के ऊपर। तो आप सेक्टर्स देखिए तो दिख रहा है कि थोड़ा सा इरिटेटिंग है। बल्कि मेरा मानना, जैसे मैंने शुरुआत में बात कही, मेरा मानना उल्टा है। क्योंकि कल 5 बजे तक तो हमारा एनालिसिस खत्म हो गया था, और पिछले मैं ये 25 साल से ये काम कर रहा हूँ, कभी भी 5 बजे काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि बजट में फाइन प्रिंट से पागल हो जाता है आदमी। ओके, तो कल बजट में फाइन प्रिंट था ही नहीं। तो ये जो भी था ये खुले में किया है उन्होंने, 1-2% इधर उधर। अब आप समझिए इकोनॉमी की हालत कैसी है। नॉमिनल ग्रोथ नहीं है, सरकार को 3.5% जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रखना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्पेंडिंग करना है, रूरल में काटना नहीं है। ओके, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था। तो इस ऑब्जेक्टिव को वो कैसे फुलफिल करे? तो थोड़ा सा टैक्स उनको रेज करना ही था, तो उन्होंने किया है। अगर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग से अगर ग्रोथ वापस आ जाए तो आपको दिखेगा टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ वापस आ जाएगा, और फिर अगले साल आपको ये सब वापस मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये टेम्पररी चेंजेस है, क्योंकि 12 महीने का जो माहौल है वो इतना ठीक ठाक नहीं है, और आपको ग्रोथ पुश करना है विदाउट सैक्रिफाइसिंग फिस्कल डेफिसिट। तो मुझे लग रहा है ये ठीक था अप्रोच। सर, एक और बात जो जानना चाहता हूं, अब इस बजट के बाद सेक्टरली आप 3 सेक्टर्स को ओवरवेट या अंडरवेट करने वाले हैं? कुछ बदलाव होगा जिस तरह के बजट के प्रोविजंस हुए हैं उसको देखते हुए?
नहीं, बजट के प्रोविजन से आई डोंट थिंक कोई बदलाव आ रहा है। हमारा मानना है कि कंजम्पशन सेक्टर्स ये साल ठीक ठाक काम करेंगे, तो कंजम्पशन पे फोकस है, और बजट से जो रूरल स्पेंडिंग पे जो फोकस आया है उससे आई थिंक कंजम्पशन ठीक ठाक रहेगा। सिलेक्टिवली इंडस्ट्रियल्स पे आप नजर रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में काफी जोर लगा रही है सरकार, और पिछले 12 महीने का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे मैं आई थिंक कॉन्फिडेंस आता है कि अगले 12 महीने में भी स्पेंडिंग रहेगा। और प्राइवेट बैंक्स, ये 3 मेन क्षेत्र है जहां पे हम ओवरवेट है, और बाकी सेक्टर्स में आई थिंक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। प्राइवेट बैंक्स आप कह रहे हैं आप ओवरवेट हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स का सर क्या? और ये बताइए आप कैसे रीड कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को कि बैंक ब्यूरो बोर्ड बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि किस तरह के बैंक्स का बीच में मर्जर हो और कैसे हिस्सेदारी घटाई जाए, क्योंकि कंसोलिडेशन बैंक्स का जो चर्चा है वो कई सरकारें पहले कर चुकी हैं। काफी मुश्किल काम लगता है ऑन ग्राउंड होते हुए। क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा? ये जो नियत तो देखिए अच्छी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप कई सालों से देख रहे हैं, क्या लगता है होगा इस बार? नहीं, आई थिंक ये स्लोली इंद्रधनुष का जो प्लान है वो रोल आउट हो रहा है। ओके, तो सरकार का फोकस तो दिख रहा है मुझे। ओके, एग्जीक्यूशन में इधर उधर आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो काम हो रहा है वो काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सरकार का टर्म खत्म होगा उससे पहले आई थिंक ये लोग एसओई बैंक्स को फिक्स करके जाएंगे। अगर आपका 12 महीने का व्यू है तो इसमें थोड़ा पेन अभी भी बरकरार है, लेकिन आप अगर 3 या 5 साल का व्यू रख सकते हो तो फिर मामला अलग है, लेकिन उससे पहले थोड़ा डाउनसाइड आ सकता है। इसीलिए हमारा मानना है कि अभी के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 के पहले ये काफी सुधर जाएगा सिचुएशन एसओई बैंक्स में। सर, आखिरी सवाल जाने से पहले, आईटीसी पर आप लगातार बुलिश रहे हैं। इस बजट में फिर से आईटीसी के लिए वही हाइक हुई है, एक्साइज ड्यूटी, और हर बार की तरह क्या कहीं कोई बदलाव है आपके कॉल में, या फिर? अनिल जी, मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, तो उस पे रहने देते हैं हम। ओके, चलिए कोई बात नहीं। रिजम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और बाजार पर और आज तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे रिदम देसाई, एमडी मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, जो बताते हुए कि बजट के बाद कोई खास बदलाव होगा भारतीय बाजारों में वैसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एफआईएस की जो बिकवाली अब तक काफी भारी भरकम होती हुई दिख रही थी वो शायद थोड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आए, लेकिन हमें इंतजार है वो कब खत्म होती है और कब एफआईएस खरीदारी शुरू करते हैं, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन देखिए प्री ओपनिंग सेशन में इस समय बाजार किस तरह से खुला है उस पर नजर डाल लेते हैं। 100 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एसजीएस निफ्टी भी यही संकेत दे रहा था कि एक बेहतर शुरुआत आज हो सकती है। अब देखिए इस समय निफ्टी भी करीब 34 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ 7000 के ऊपर यहां पर ट्रेड हो रहा है। बैंकों के ऊपर नजर रखिए, पीएसयू बैंक्स में कल भी हमने एक तेजी होती हुई देखी थी और आज भी एनालिस्ट ऐसा ही संकेत मिल रहे हैं कि एक अच्छी रैली पीएसयू बैंक्स में बन सकती है। जिस तरह सरकार ने घोषणाएं करी है, कंसोलिडेशन की बात करी है और सबकी नजर रहने वाली है। आज कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पर देखिए प्री ओपनिंग सेशन में 2% कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सुमितोमो जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, तो हो सकता है इसमें शुरुआत में कुछ ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आए। लेकिन रुपए ने एक बेहतरीन मजबूती के साथ शुरुआत की है। 68 रुपए 26 पैसे ये है लेवल रुपए का, जहां पर कल की रिकवरी आज भी आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही। तो करेंसी मार्केट से संकेत आपके लिए काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। कम से कम शुरुआती कारोबार में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त का रुझान है। मैं कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं उन पर एक बार नजर डालूं। जेट एयरवेज, जहां पर एटीएफ के दाम बढ़ाने की खबरें आपको थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर नजर आएगी, वो एक स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। जेट एयरवेज में इस वक्त यहाँ लगभग 4.5% का कट दिख रहा है पहली टिक पर इस वक्त। तो ये एक स्टॉक है जो नेगेटिव कारोबार करता हो। बिल्कुल, आईटीसी पे अभी नजर रहेगी। आज ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू निकल कर आ रहा है आईटीसी पर, मारुति पर। मारुति एक और ऐसा स्टॉक है जिसने कल 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था। चलिए इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नियति जुड़ चुकी है। नियति, बताइए एफआईएस क्या कह रहे हैं इन कंपनियों के ऊपर? अगर बजट ने किसी एक स्टॉक को पॉजिटिव रिएक्शन देने के लिए प्रोविजंस दिए हैं तो वो है आईटीसी। बेहतरीन जो एक्साइज ड्यूटी हाइक हुई है 10 से 15% की हुई है, जो कि अनुमानित
जो थी उससे कम हुई है। 18 से 20% के एक हाइक का अनुमान लगाए थे ज्यादातर ब्रोकरेजेस, और ये जो हाइक हुई है ये कम हुई है, इसलिए ज्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। आईटीसी पे क्रेडिट स्विस अपग्रेड कर रहा है, इसकी रेटिंग आउट परफॉर्म की अपडेट दे रहा है, और टारगेट प्राइस 298 से बढ़ा के इन्होंने 370 तक का कर दिया है। एबिट ग्रोथ जो सिगरेट की वॉल्यूम है वो डबल डिजिट्स में आ सकती है अगले साल। मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि इनको 4 से 5% का एक हाइक करना पड़ सकता है सिगरेट प्राइसेस में, और छोटी जो सिगरेट्स हैं उनके दाम ये 13 से 14% बढ़ा सकते हैं। हालांकि अगर ये बढ़ाएंगे तो सिगरेट वॉल्यूम में 6% का एक डिक्लाइन आ सकता है। 12% के आसपास की आपको वेटेड एवरेज प्राइस की हाइक देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में। ओवरवेट का कॉल दे रहा है मॉर्गन स्टैनली, 400 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से 36% की एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। रॉयस्टी बैंक भी निवेश की सलाह आपको दे रहे हैं और 400 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। लेकिन मारुति के लिए बजट नेगेटिव था। कोटक का मानना है कि जो 1 से 4% का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया है वो जो सारी पैसेंजर कार्स पे लगेगा वो एक काफी ज्यादा नेगेटिव है। ओईएम्स यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने प्राइस हाइक करने पड़ सकते हैं। मॉडरेट रहेगी पैसेंजर व्हीकल की जो डिमांड है इस साल, इसलिए रिवाइज करें अपना टारगेट प्राइस। 900 रुपए इसका टारगेट प्राइस इन्होंने घटा दिया। 4,900 रुपए का इनका टारगेट था, जिसको अब ये घटा करके 4,000 रुपए तक का दे रहे हैं। तो ये दिग्गज स्टॉक, लेकिन इसके अलावा कौन से और ऐसे स्टॉक्स हैं नियति ये बताएं जो एफआईएस के रेडार पर हैं? अपस्ट्रीम कंपनियां बजट काफी नेगेटिव इनके लिए एक रिएक्शन है। सीएलए से कट कर रहा है ओएनजीसी का टारगेट, अब इसको बिकवाली की सलाह दे दी है, और ऑयल इंडिया का भी इन्होंने टारगेट प्राइस और रेटिंग घटा दी है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग ऑयल इंडिया पे दे रहा है। बजट ने डिसअपॉइंट किया है क्लियरली, जिस तरह से एड वैलोरम की जो सेस लगेगी अब क्रूड ऑयल पे जो बाजार भाव पे क्रूड ऑयल का ये तय होगा, इसलिए ईपीएस अनुमान सारे ही स्टॉक्स का ये घटा रहे हैं और टारगेट प्राइस भी घटा रहे हैं। एफआई 16 और 18 तक का, यानी अगले 2 साल तक के जो ईपीएस अनुमान है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के 15 से 27% का घटा रहे हैं, और केन इंडिया का जो ईपीएस अनुमान है उन्होंने 26 से 50% तक का घटा दिया है। ओएनजीसी का जो टारगेट प्राइस है ये 230 रुपए से घटा करके 170 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से 12 से 15% का एक डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। ऑयल इंडिया का टारगेट प्राइस भी इसी तरह से रिवाइज कर रहे हैं। 430 का इनका था, अब इसको घटा के इनको 325 तक का कर दिया है। केन इंडिया का टारगेट प्राइस 200 रुपए से घटा के 180 रुपए तक का कर रहे हैं। टाइटन एक और स्टॉक है जिसपे एक एक्साइज ड्यूटी वापस से लगी है, एक्साइज ड्यूटी की बजट में। ये एक नेगेटिव है सारी ही ज्वेलरी कंपनियों के लिए, और डॉयचे बैंक कह रहा है कि इंक्रीमेंटल हेडविंड है अब ये टाइटन के लिए, और आगे चल के इस पे मुनाफे पर एक आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है। ब्रांडेड और अनब्रांडेड जो कंपनियां हैं उनके बीच में गैप होगा। 1% का जो हाइक है वो ज्वेलरी कंपनियों के लिए नेगेटिव है, और साथ में और सबसे ज्यादा असर टाइटन पे आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो टाइटन का शेयर आज दबाव के साथ खुलेगा। शुक्रिया आपका नियति इस जानकारी के लिए। और ऑयल कंपनीज, खासतौर पर अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के शेयरों में आज फिर प्रेशर देखने को मिल सकता है, और इसी पर राय अमरीश आपसे लेना चाहूंगा। सीएलए से देखिए जो टारगेट है 230 से घटाकर ओएनजीसी का 170 कर रहा है। कल हमने देखा था तेज दबाव ओएनजीसी के स्टॉक में देखने को मिला था, 9-10%, इतना बड़ा शेयर कल फिसला था। ये बताइए, इस रिपोर्ट के आने से पहले जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है, और अब एक रिकवरी देखने को मिलेगी आज, या आपको लगता है और प्रेशर में रह सकता है ये शेयर? नहीं, क्योंकि कल का जो अनाउंसमेंट था इट वाज मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड द मार्केट, तो उसके लिए हम लोगों ने काफी बड़ी गिरावट देखी थी ओएनजीसी में। शायद 1-2 दिन और भी कंटिन्यू कर सकती है। आई थिंक वी कैन सी अनदर 10 to 15 रुपीज मोर ऑफ फॉल। ओके, कुछ और गिरावट ओएनजीसी में आना संभव है, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या मजबूती संभव है मैक्स इंडिया में? इसके चार्ट्स देखकर बताएं सिमी, क्या करना चाहिए? क्योंकि मैक्स इंडिया के इंश्योरेंस कारोबार में एक्सिस बैंक ने 5% हिस्सेदारी खरीदी है 95 करोड़ रुपए में, और संभावना है कि कुछ और भी शायद आगे इस तरह की डील होती हुई दिखे। खरीदना चाहिए मैक्स इंडिया, क्या कहेंगी आप? देखिए अनिल जी, 350 का एक अहम लेवल है, उसको वॉच करेंगे। अगर 350 के ऊपर जाके ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो जरूर बाई करेंगे। मुझे लगता है कि 350 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो 365 से 366 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो 15-16 रुपया का ऊपर में गुंजाइश होगा अगर 350 का लेवल सस्टेन होता है तो। सुमित, मारुति कल हमने देखा 52 हफ्ते का निचला स्तर इस स्टॉक ने छुआ। आज कोटक का जो राय निकल कर आ रही है बजट के बाद, वो ये कह रहे हैं कि एक कंपनी जिसके लिए सबसे खराब रहा बजट ऑटो में, तो वो शायद मारुति था। 4,900 से लक्ष्य घटाकर उन्होंने 4,000 कर दिया है। साथ ही आज ऑटो कंपनियां वैसे भी रडार पर सबके रहने वाली हैं, क्योंकि ऑटो की बिक्री के आंकड़े फरवरी महीने के आने वाले हैं, और इसमें भी कुछ खास राहत नहीं है। जाट्स ने जिस तरह से एजिटेट किया था हरियाणा में, आप सबको पता है कि इनके प्रोडक्शन पर इससे इम्पैक्ट पड़ा था।
ये बताइए मारुति का शेयर क्या और फिसल सकता है, नीचे आ सकता है? डेटा किस तरह से लग रहा है और चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल हेमंत, शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बार थोड़ा सा और करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। 3230-40 के आसपास कल की क्लोजिंग थी, हो सकता है यहाँ से एक बार 3150 तक के लेवल देखने को मिले, बट प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश शॉर्ट्स रेकमेंड नहीं करेंगे मारुति सुजुकी के अंदर, और इसके अंदर बाय करने के लिए इसको ऊपर में 3350-3400 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। आई थिंक इसको रिवर्स होने दें और रिवर्स होने के बाद इसके अंदर तेजी करना प्रेफर होगा। फिलहाल ऑन द स्पॉट देखने जाए तो एक बार नीचे में 3150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं मारुति सुजुकी के अंदर। ओके, लेकिन बताएं सुमित, आज आपकी वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स हैं? अनिल जी, मेरे पास मदरसन सुमी में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक तेजी देखने को मिलेगी। हमने पिछले 2-3 दिनों से मदरसन सुमी में लॉन्ग इनिशिएट किया हुआ है और अभी प्रेजेंट लेवल से हमें ऐसा लगता है कि मदरसन सुमी में हमें यहाँ से 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक प्रेजेंट लेवल पे भी मदरसन सुमी को लॉन्ग करेंगे तो अच्छा है। हमने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 210 रखा हुआ है, 210 के स्टॉप लॉस से स्टॉप को बाय करें। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 245 से 250 के मदरसन सुमी में दिखाई दे रहे हैं, तो लॉन्ग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक स्टॉक और चूज किया है बड़ी हिम्मत करके हमने, बैंकिंग स्टॉक्स में से आईओबी का शेयर है, जो हमको ऐसा लग रहा है कि पिछले 7-8 दिनों से या 10 दिनों से ये एक एक्यूमुलेशन हो रहा है नीचे लोअर लेवल्स पे, 23 रुपए 22 रुपए के आसपास एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे इसमें एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। जब तक अभी 21 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, इसके अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में 28 से 30 रुपए के लेवल इजीली दिखा सकता है, तो एक आईओबी को लॉन्ग करके चल सकते हैं प्रेजेंट लेवल्स पे। पीएसयू बैंक मजबूती के साथ खुलने के संकेत भी दे रहे हैं। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 1 से 1.5% मजबूत खुलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में एडीआर में जिस तरह से तेजी देखने को मिलती है, आज ये भी मजबूती के साथ खुलेगा। लेकिन एक ही बैंक है जो गिरावट के साथ खुल सकता है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। सिमी, आपसे राय लेना चाहता हूं। आज जो सुमितोमो कॉर्पोरेशन अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात कल शाम से यहां पर हो रही है, 611 से 635 रुपए के प्राइस रेंज में वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, करीब 1.8 करोड़ शेयर्स बिकेंगे। ये बताइए, अगर ये शेयर नीचे खुलता है इस खबर के चलते, क्योंकि बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स मजबूत हैं, तो क्या गिरावट में खरीदारी करना चाहेंगी? कैसे अप्रोच करेंगी कोटक महिंद्रा बैंक को आज आप? देखिए हेमंत, ऊपर में 440 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था और ये स्टॉक कल का हाई उसी के आसपास बना था, उसी के आसपास हाई बना के 630 के आसपास क्लोज भी किया था। तो आज के दिन के लिए 640 का एक क्रूशियल लेवल था जो कि क्रॉस करके इसको सस्टेन करना था, ऊपर में थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने के लिए। अगर 640 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तो ये बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे ही जाएगा और 620 तक भी वापस जा सकता है। 620 से 615 का लेवल क्रूशियल होगा, वो सपोर्ट रेंज का काम कर सकता है। वो जब तक ये सपोर्ट टूटता नहीं है तब तक मैं इसमें कोई सेल कॉल नहीं इशू करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि डिसाइसिवली अगर 610 ब्रेक करेगा तभी इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकता है, नहीं तो 620 से 615 610 के बीच में इसमें मेजर सपोर्ट भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा करंट लेवल से, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन से खुलता है तो करंट मतलब तो शॉर्ट करने के फायदा उतना नहीं होगा ऐसा लगता है, पर 640 के आसपास खुलने से शॉर्ट किया जा सकता है। चलिए 640 के आसपास खुले तो शॉर्ट करें, ये रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन बेहतरीन मजबूती दिखा रहा है, 150 अंक ऊपर, सेंसेक्स से 50 अंक ऊपर निफ्टी खुलेगा। एसडीएक्स निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूती के साथ खुलने के संकेत। पहली टिप आपकी स्क्रीन पर, दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की 185 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स ने शुरुआत की है। डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स अब 210 अंक ऊपर आपको नजर आएगा, तो शानदार खरीदारी और पहला टारगेट निफ्टी का हासिल होता दिख रहा है पहली टिक पर, और वो है 7050 का। 60 अंकों की बेहतरीन मजबूती आपको नजर आएगी निफ्टी में, तो 0.1 से 1% तक की तेजी दिग्गजों में इस वक्त आपको नजर आएगी। और इस तेजी की लीडरशिप आ रही है बैंक निफ्टी से, फिर से 14,000 के पार निकलकर 14,100 पर 150 अंकों की शानदार मजबूती बैंक निफ्टी में दिखेगी। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल। मजबूती कहां है? आईटीसी 5.5% ऊपर है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद, जहां पर सबके सब अपग्रेड आते हुए दिख रहे हैं, टारगेट्स ऊपर के रख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस दोनों मजबूत है, लेकिन सरकारी बैंक भी पीछे नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सारे मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। बीपीसीएल ने मजबूती के साथ शुरुआत की है, टाटा मोटर्स मजबूत है, वेदांता जैसा शेयर 1% मजबूत। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर सिंगल हैंडेडली बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश, आईटीसी की तरफ से 6.5% का बड़ा उछाल, लेकिन सामने ओएनजीसी 2.5% कमजोर है और कोटक महिंद्रा बैंक में इंतजार है बड़े सौदों का, अभी तक शुरू नहीं हुए, होता ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 1% नीचे वो स्टॉक इस वक्त दिख रहा है। चलिए आइए वायदा कारोबार के शेयरों पर एक बार फटाफट नजर डाल दे। पीसी ज्वेलर्स, ज्वेलरी कंपनियों के लिए एक्साइज ड्यूटी लगने की खबर, 1% और उसका नुकसान दिख रहा है इस शेयर में, लगातार तीसरा दिन कमजोरी का, 2.5% का नुकसान। टाइटन 0.2% नीचे है इस वक्त और
कल का स्टार परफॉर्मर औरोबिंदो फार्मा 1.5% नीचे। आईटीसी के अलावा एक और दिग्गज जो जोश भर रहा है बाजार में वो है आईसीआईसीआई बैंक, 3% की शानदार मजबूती। बीएमएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला, इस खबर के बाद 2.5% मजबूत। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में उछाल है। एचपीबीपी आईओसी रुपए की मजबूती के साथ थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं। कल की तेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश। 250 अंक ऊपर सेंसेक्स, बेहतरीन खरीदारी और 70 अंकों की मजबूती है। निफ्टी में 1% का बड़ा उछाल बाजारों में बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन एविएशन शेयर देखिए कमजोर हैं। 12% जो जेट फ्यूल के दाम बढ़ाए गए हैं उसमें स्पाइस जेट और जेट एयरवेज, ये दो स्टॉक्स लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन छोटी मझौली कंपनियां देखिए जहां पर तेजी बनी हुई है। आंध्रा सीमेंट 9.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, और कई दिनों की गिरावट के बाद अब देखिए रेलवे शेयरों में थोड़ी सी मजबूती लौट कर आती हुई। टीटागढ़ वैगन देखिए 2.5% ऊपर आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप देखिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए खराब खबर, जिस तरह से बजट में क्लैरिफिकेशन आया है कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग के ऊपर सर्विस टैक्स लग सकता है। टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया, भारती, ये वो पूरा का पूरा पैक आज प्रेशर में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। ज्वेलरी कंपनियां दबाव में है, टाइटन पर भी नजर रखिए। पीसी ज्वेलर्स के साथ साथ अब ये दो कंपनियां हैं ज्वेलरी क्षेत्र की एफएनओ में जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई रिलीफ रैली नहीं है। ओएनजीसी जैसे शेयर में जहां पर एड वैलोरम जो एक्सपेक्टेड था 10% का होगा 20% किया गया है, आज भी देखिए यहां पर प्रेशर ही देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। आईडीबीआई बैंक ने कल की जो तेजी है उसको और आगे लीड किया है, और आईसीआईसीआई बैंक एडीआर में भी मजबूती थी, ये शेयर भी देखिए मजबूती के साथ खुलता हुआ। बैंक निफ्टी ने बाजार को आज काफी सपोर्ट देने का काम किया है। और अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट सामने देखेंगे तो आईटीसी ही है जिसके दम पर आधी तेजी कम से कम आज देखने को मिल रही है बाजार में। एक इकलौता शेयर जो बाजार के आधा बढ़त को आज देने में कामयाब रहा। और चूंकि वजन काफी है आईटीसी का और आईसीआईसीआई बैंक का निफ्टी में, आईटीसी का तो लगभग पूरा ही फ्री फ्लोट है क्योंकि वहां पर प्रमोटर तो कोई है नहीं, और जब प्रमोटर वहां नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फ्री फ्लोट, तो आईटीसी का बढ़ना उस लिहाज से निफ्टी में काफी वजन रखता है। तो सबसे बड़ी बात यह आईटीसी से इसी वजह से बड़ी मजबूती आती दिख रही है। लेकिन बैंक्स अब भी अपनी मजबूती बरकरार रखे। इनफैक्ट अब डबल सेंचुरी मार चुका है बैंक निफ्टी, यहां ज्यादा बेहतर, ज्यादा शानदार खरीदारी आती हुई दिख रही है। और 14,200 का पहला टारगेट मेरा बैंक निफ्टी का, उसकी तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाजार की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अब देखिए ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, 300 अंक ऊपर है और 87 अंक ऊपर। तो अभी कुछ देर पहले जब हम रिदम देसाई से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा इस बजट में सबसे बढ़िया बात किया है। सबसे बढ़िया बात यही है कि बजट की फाइन प्रिंट में कुछ भी खराब नहीं है। बजट को पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद कुछ भी खराब नजर नहीं आ रहा, और इसको पसंद किया जा रहा है एफआईज के द्वारा, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ और एफआईज से हम बात करेंगे, उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, अमरीश बालिगा, सिमी भौमिक और सुमित बगड़िया। सुमित, 7,070 है निफ्टी का स्पॉट लेवल इस वक्त, क्या ट्रेड किया जाए? अनिल जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से एक रैली ही बननी चाहिए, क्योंकि बहुत लोअर लेवल से और बहुत ज्यादा मंदी देख ली, तो अब यहाँ से एक तेजी बननी चाहिए। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 30-40 पॉइंट का करेक्शन मिल जाता है तो बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से प्योरली 7,000 का ओवाई भी ज्यादा दिख रहा है पुट के ऊपर, तो वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो 7,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी चलेगा इंट्राडे के लिए, और बाय करेंगे 7,100 जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। ऊपर में हमको 7,150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा रुझान इस पूरे हफ्ते के लिए निफ्टी में तेजी का रहेगा, जब तक ये नीचे में जो मैंने स्टॉप लॉस दिए वो ब्रेक नहीं होते तब तक। ये तो ये हफ्ते भर का कॉल है, तेजी का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन आप देखिए क्योंकि बाजार की जो आधी तेजी है उसको एक ही शेयर लीड कर रहा है, वो है आईटीसी। बताइए आईटीसी में और कितनी तेजी अभी मुमकिन है? चार्ट देखकर सिमी, हमने देखा है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, देखिए क्रेडिट स्विस ने 298 से लक्ष्य बढ़ाकर 370 किया है। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट है, वो कह रहे हैं कि जितना एक्सपेक्टेड था उतना नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप एक री रेटिंग देख सकते हैं। 6% मजबूत है, क्या और ऊपर जा सकता है या जितनी तेजी होनी थी हो चुकी? देखिए हेमंत, ये आईटीसी आज मेरे रडार में था। अगर कोई एक स्टॉक मैंने कल का मार्केट में देखा था कि इसमें स्ट्रेंथ के साथ इसने क्लोज किया था, वो आईटीसी था। 300 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, पर आज का दिन के लिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 305 तक तो ये जरूर जाएगा। अभी स्टॉक 315-13 के आसपास मेंटेन कर रहा है, और नॉर्मली मैंने देखा है कि 320 से 325 का लेवल आईटीसी के लिए क्रूशियल लेवल हुआ करता था। मुझे लगता है कि अगर ये 305-6 का लेवल होल्ड करता है तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 320-25 का रेंज भी दिखा अच्छे का लेवल होल्ड होना चाहिए। लेकिन इस बीच इसमें 1 मिनट आपको रोकूंगा यहाँ पर। कोटक महिंद्रा बैंक में जिन बड़े सौदों का आपको इंतजार था वो होते दिख रहे हैं, एफआईज की विंडो में हो रहे हैं, इसलिए शायद आपकी स्क्रीन पर वो वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। लेकिन
1 करोड़ 80 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है, 630 रुपए पर हुआ है। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, जो रेंज दी थी उस रेंज के हायर एंड की तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जो बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं वो काफी ऊपर की रेंज में होते हुए दिख रहे हैं। यही वजह आप देखिए 620 का लो लगाने के बाद स्टॉक का रिकवर होकर दिन के हाई पॉइंट के आसपास 633-635 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 1 करोड़ 80 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है कोटक महिंद्रा बैंक में। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब एफआईएस की इतनी बिकवाली का दबाव है, उस समय कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयर के लिए इतनी बड़ी डिमांड होना और एक शॉट में ये ट्रेड हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। कुछ और वॉल्यूम्स बढ़ेगा, मैं आपको वॉल्यूम्स का पूरा अपडेट देते रहूंगा, लेकिन फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक में इस वक्त बड़ा कारोबार होता हुआ दिखा है। इसी लिहाज से सुमित, आपसे राय लेना चाहता हूं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक ओपन इंटरेस्ट 2.5% बढ़ा है, पोजीशन तो बन रही है वायदा कारोबार में, खरीद लिया जाए? जी बिल्कुल रंजन जी, पोजीशन बन भी रही है और अगर हम ओआई डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर में 640 में हाईएस्ट ओआई है और 640 अगर ब्रेक करता है तो ये ऊपर में 660-670 के लिए ओपन होता है। तो आई थिंक कोटक बैंक अब जब तक ये नीचे में जब तक ये वापस 610-615 के लेवल ब्रेक नहीं करे तब तक एक बार इसमें तेजी में रहना चाहिए। इसमें कन्विक्शन ज्यादा बनेगा 640 के बाद। एक बार इसको 640 ब्रेक करे उसके बाद अब फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 636 के आसपास चल रहा है। आई थिंक 640 ब्रेक करने के बाद फ्रेश लॉन्ग अगर इनिशिएट करते हैं और 620 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी अच्छा है। ऊपर में टारगेट 660-670 के बन सकते हैं कोटक बैंक के अंदर। चलिए, तो देखिए ब्लॉक डील का जो हैंगओवर था वो खत्म हुआ और स्टॉक में एक अच्छी तेजी इस समय देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी टॉप 5 एफएनओ के स्टॉक्स देखिए, उसमें से ये 3 बैंक्स हैं, 2 प्राइवेट और 1 पब्लिक। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में से अगर एक शेयर किसी को तेजी के साथ खेलना हो तो सिमी दोनों में से बेटर कौन सा लगता है? वैसे आप ये भी कह सकती हैं कि दोनों को अवॉइड करें। क्या कॉल है? चार्ट देखकर क्या लग रहा है? देखिए हेमंत, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि कल का मार्केट में भी आईसीआईसीआई बैंक पार्टिसिपेट किया था पर एक्सिस बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसमें गुंजाइश ज्यादा होगा, पोटेंशियल भी ज्यादा है। डे लो और ओपन ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर कोई बेट लेना है अपसाइड में तो एक्सिस बैंक में आज के लिए लिया जा सकता है 380 या 378 के नीचे स्टॉप लगा के। और ये स्टॉक अगर सचमुच ये स्ट्रेंथ मोमेंटम अगर मेंटेन करता है तो 388 से 391 का इंट्राडे टारगेट मुझे दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक है, क्योंकि कल इसमें मोमेंटम बहुत था, उस मोमेंटम को इंटैक्ट रखने के लिए 194 के ऊपर इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 194 के नीचे लगा के 200 तक वेट करना चाहिए। पर एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि 388 से 391 का इंट्राडे टारगेट देखने को मिल सकता है, उसमें ज्यादा वेटेज मैं दूंगी आज। लेकिन जो लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं हेमंत, उनके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है। वायदा कारोबार के आज 5 टॉप स्टॉक आई लेटर से शुरू हो रहे हैं। आईटीसी, आईडीबीआई बैंक, इंडोकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक और आईआरबी इंफ्रा, ये 5। और उसके अलावा भी आईओबी, इंफोसिस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो आई नाम के कंपनियों के लिए आज का दिन अच्छा है, आप ऐसा करें। ऐसा लग रहा है देख के, ये ऑब्जर्वेशन है। कम से कम आज ये सारे शेयर तेज दौड़ लगा रहे हैं, बड़ी तेजी होती दिख रही है। आईडीबीआई बैंक पर एक राय अमरीश से ली जाए, कल बजट में एकमात्र स्टॉक शायद ये जिसका उल्लेख हुआ, नाम वित्त मंत्री ने खुद पढ़ा, जो बाजार को बड़ा पसंद आया कि चलिए ये अब प्राइवेट होने वाला है। क्या कहेंगे, खरीदारी का मौका है 60 रुपए में? इस लेवल पे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 85-90 के आसपास मैंने बताया था कि ये बार बेच देना चाहिए। बट आई थिंक एट लेवल्स ऑफ 60, स्पेशली आफ्टर यस्टरडेज स्टॉक इन द बजट, और सुना कि शाम को उनका भी एक मीटिंग हुआ था विद द एम्प्लॉइज, एंड आई थिंक द एमडी हैज टॉक्ड अबाउट मेजर चेंजेस इन आईडीबीआई बैंक। तो आई थिंक दैट ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव गोइंग अहेड। तो मुझे लगता है कि एट दीज लेवल्स द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल। अच्छा, ये जो बजट के जो आउटकम्स आए हैं उसके बाद जो आज सेक्टर्स दबाव में दिख रहे हैं, एयरलाइन देखिए फिर से दबाव में, ज्वेलरी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, अपस्ट्रीम कंपनियां, फार्मा कंपनियां भी दबाव में हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कमजोर और खराब आपको क्या लग रहा है जो बजट में आया? कौन से एक सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा कमजोरी? क्योंकि आज हम देख रहे हैं पीसी ज्वेलर्स, टाइटन, ये सारे शेयर काफी प्रेशर में। पर मुझे लगता है कि जो भी टैक्स आया है आई मीन ऑन ज्वेलरी कंपनीज विल फाइनली गेट एब्जॉर्ब्ड। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नेगेटिव है फॉर द ऑटो स्पेस एंड स्पेशली फॉर मारुति, बिकॉज अदर्स एटलीस्ट हैव एलसीवी, एचसीवीज, वेयर इज मारुति क्लियरली पैसेंजर कार कंपनी है, और यहाँ पे आई थिंक वी कुड सी अ मेजर प्रेशर। ऑल्सो जो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स भी उतने खास नहीं आ रहे लास्ट 2 महीने से, आई थिंक दैट प्रेशर विल बी ऑन। सो आई थिंक मारुति कैन स्टिल सीक लोअर लेवल्स।
एट द सेम टाइम आई थिंक द एयरलाइन कंपनीज का जो बेस्ट न्यूज आने का था वो आ चुका है in the last 6 to 8 months. I think going ahead with the crude oil prices also looking at bouncing back. कल भी काफी bounce back किया था, and there is an expectation that after Saudi has agreed to cooperate, शायद oil prices बढ़ेंगे, and along with this excise increase, I think it could be negative for the aviation companies going ahead. ओके, तो ये तमाम इन शेयरों पर राय इस वक्त बनती हुई दिख रही है। मतलब आप सुबह जिक्र कर रहे थे आंध्रा सीमेंट आज 9% ऊपर, ये स्टॉक मेरे ख्याल से कल भी ऊपर के सर्किट पर था। जी हाँ, कल भी हमने देखा था, बजट के बाद अचानक से यहाँ पर रैली बनी थी। ओके, तो लगातार दूसरा दिन है, आज भी ये 10% का ऊपरी सर्किट लग कर आया, तो इस स्टॉक में कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स पर एक बार नजर डाली जाए, वॉल्यूम्स किस तरह के हुए हैं? 1,20,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। चलिए, तो वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ एक्शन जरूर। अमरीश से पूछते हैं, अमरीश क्या लग रहा है, क्या हो रहा होगा यहाँ पर? आंध्रा सीमेंट में लगता है कि इट्स पॉसिबली अ टेक ओवर कैंडिडेट, क्योंकि दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द जेपी ग्रुप, और जेपी ग्रुप के काफी जो सीमेंट यूनिट्स है उनका टेक ओवर तो आई मीन बात चालू है अभी। सो आई थिंक दिस ऑल्सो कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, ये जेपी ग्रुप का शेयर है, ये अंदाजा नहीं था। तो कुल मिलाकर जो जेपी की डील हुई है अल्ट्राटेक के साथ, तो ये भी एक कैंडिडेट है। एब्सोल्युटली। ओके, चलिए अनिल, आज टीटागढ़ वैगन एक बार देखते हैं बाकी रेलवे शेयर कैसा कर रहे हैं। टीटागढ़ वैगन तो मुझे दिख रहा है करीब 2.5% ऊपर है। टेक्स रेल, ये वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा आज रिलीफ रैली दिखा रहे हैं, 300 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि सेंसेक्स आप देखिए बढ़त देखने को मिल रही है। कल रेल बजट में भी आप मेन बजट में जो आप यूनियन बजट है उसमें भी देखिए एलोकेशन जो है वो रोड के लिए बढ़ा है और रेलवे सेक्टर के लिए बढ़ा है। इसलिए आप देखिए कालिंदी 5% ऊपर, टीटागढ़ 5% ऊपर। रेलवे शेयरों में जितनी गिरावट हुई थी वीक हैंड से वो निकल गए और अब तेजी देखने को मिल सकती है कल के बजट को देखकर। इस पर क्या राय है सर आपकी? यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एंसिलरी यूनिट्स है अदर इन द रोलिंग स्टॉक के लिए ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है, विच यू हैव सीन इन द बजट, रेलवे बजट, बट जो एंसिलरी यूनिट्स है शायद वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और कोई एक स्टॉक जिस पर आई थिंक वन कुड लुक एट स्टॉक लाइक स्टोन इंडिया। स्टोन इंडिया रेलवे से जुड़ा हुआ ये स्टॉक एक एक्शन में रह सकता है खरीदारी करने के लिए आज से। लेकिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए पीसी ज्वेलर्स बेचने का अब भी मौका है क्या, ये बताएं आप सुमित, क्योंकि ये लगातार तीसरा दिन है, इसकी तो एंट्री ऐसी हुई है कि पूछे मत। मतलब वो कहते हैं कि सिर मुड़ाते ओले गिरे, वैसा हाल है कि वायदा कारोबार में बाजार तो फिर भी बाजार इतना नहीं गिरा जितना पीसी ज्वेलर्स गिर रहा है पहले ही दिन से। सात के सात शेयरों में से 5 शेयरों में तो प्रेशर था। हाँ, लेकिन शुक्रवार को पीसी ज्वेलर्स 13%, कल 8%, आज 4%। तो यहाँ पर एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए जरा, तो पता चलेगा कि कितनी तेज गिरावट हो रही है। गिरावट तो ठीक है, हो रही है, अच्छी बात है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, 11 मिनट हुए और 11% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है सुबह सुबह। मतलब कोई न कोई तो बेचने के लिए तैयार बैठा है इस शेयर को। ये बताए सुमित, बेचने के लिए देर हो गई, ओवर सोल्ड हो गए, या अभी भी बेचा जाए इसे? नहीं, आई थिंक आपने एकदम रीडिंग सही पकड़ी है। ये पीसी ज्वेलर्स को लगता है सब बेचने के लिए तैयार ही बैठे हैं, जब से आया तब से गिरे जा रहा है। आई थिंक अभी भी इसको एक देखेंगे तो वीक ही लग रहा है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नीचे में हमको 300 का लेवल्स इमीडिएटली और 300 ब्रेक करे तो शायद 280 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये दोबारा ऊपर में इंट्राडे के हिसाब से 320 और पोजिशनल के हिसाब से 340 ब्रेक नहीं करता, तब तक ये स्टॉक वीक है। आई थिंक ऊपर में 310, 315 के लेवल्स पे जो भी प्रेजेंट लेवल्स हैं थोड़ा ऊपर मिलता है तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 300 का पहला पड़ाव, उसके बाद 280, 20 से 25 रुपए का फॉल और देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये है राय। लेकिन इस बीच बाजार कुछ और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 330 बड़े दिनों बाद ऐसा दिख रहा है कि पहली बार बाजार इतने बड़े गैप से खुलने के बाद बढ़त और बना रहे हैं बजाय गिरने के, तो ये एक अच्छा संकेत है। 7090 ये है लेवल निफ्टी का। सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 350 अंक ऊपर सेंसेक्स है। लेकिन एक स्टॉक और आपके रडार पर होना चाहिए, वो है इमामी। इमामी में मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं एक बड़ा सौदा होते हुए दिख रहा है। जी हां, 1/4% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। लगभग 5 लाख शेयरों का एग्जैक्टली जो दिख रहा है, 4,90,000 शेयरों का कारोबार मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है इमामी में, और ये ट्रेड हुआ है 987 रुपए पर। 1/4% हिस्सेदारी इस कंपनी की इमामी की बदलती हुई दिख रही है इस ट्रेड के जरिए। तो कुछ बड़े वॉल्यूम्स आज होते नजर आ रहे हैं मिड कैप काउंटर्स में, ये एक अच्छा संकेत। और 7,100 जो लेवल हमारा टारगेट था आज का आपकी स्क्रीन पर, तो बेहतरीन लेवल्स छुए हैं बाजार ने। शानदार तेजी, 450 अंकों का बड़ा उछाल, और 7,100 को यानी कि कल के हाईज, कल 7094 7,094 का जो हाई था उसे पार किया है। और काफी कुछ क्रेडिट मैं सुमित को देना चाहता हूं, जो सुबह से बड़े बुलिश है और इतना गैप से खुलने के बाद भी उन्होंने हिम्मत रखी कि नहीं हफ्ते के लिए और खरीदेंगे पूरे हफ्ते के लिए। सुमित, कांग्रेचुलेशन। अब बताइए आपकी राय पे जिन लोगों ने खरीदारी की उनके लिए स्टॉप लॉस और अगला टारगेट बता दीजिए फटाफट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
अनिल जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, देखिए तेजी लग रहा है। अभी 7100 के ऊपर अगर आज निफ्टी सस्टेन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको क्लोजिंग भी 7100 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। इंट्राडे के लिए टारगेट 7150, और अगर डिप्स मिलता है थोड़ा बहुत कोई भी इंट्राडे में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 7000 का सपोर्ट, पोजिशनल स्टॉप सपोर्ट 6800 और इंट्राडे टारगेट 7150, पोजिशनल टारगेट 7300। ओके, चलिए वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमरीश, सिमी और सुमित, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेहतरीन खरीदारी इस बाजार में होती हुई दिख रही है आपको, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर मुझे बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, हेमंत, वो बताना बहुत जरूरी है। पोलरिस आपके सामने लेकर आएंगे और ये स्टॉक लाइए आप बीएससी पर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा जिस तरह का कारोबार हुआ है इस काउंटर पर वो बताने में। 2,07,32,000 ये एक ट्रेड है और 2,70,00,000 का दूसरा ट्रेड, यानी कि 4,85,86 लाख का कारोबार, लगभग 4,80,00,000 राउंड फिगर में बोल दूं, इतना कारोबार। और कितनी हिस्सेदारी बदली है? 48%, 48% हिस्सेदारी पोलरिस की बदल रही है। बहुत बड़ा। मेरे ख्याल से पोलरिस में बायबैक आया था, जहां तक मुझे अंदाजा है। बायबैक की घोषणा हुई थी पोलरिस में। हमारी रिसर्च टीम फटाफट आपके लिए पूरी डिटेल लेकर आएगी, लेकिन 48% हिस्सेदारी किसी भी कंपनी की बदलना मायने रखता है। 211 रुपए पर यह बड़ा ट्रेड हुआ है। पूरी डिटेल्स हम देंगे, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से बहुत बड़ा एक्शन है इस काउंटर के लिए, क्योंकि 21% का एक ट्रेड और 27% का एक ट्रेड, यानी कि लगभग आधी हिस्सेदारी कंपनी की एक ही दिन में बदलती हुई दिख रही है। तो बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हिस्सेदारी जनरली प्रमोटर्स के पास ही होती है और 31 मार्च से पहले कुछ क्या वो फैक्टर हो सकता है या पता नहीं, देखना होगा। क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है कि यहाँ बायबैक वगैरह इन्होंने ऐलान किया था, क्या बायबैक की वजह से या किसी और वजह से इतना कारोबार होता हुआ दिखा है। तो ये हम डिटेल में बताएंगे आपको किस तरह का आगे कारोबार होता है। बिल्कुल। और आप बाजार पर नजर रखिए, रेलवे शेयरों पर नजर रखिए। बेहतरीन तेजी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। टीटागढ़, कालिंदी, टेक्स रेल, करनेक्स, ये सारे के सारे शेयर देखिए कई दिनों की गिरावट के बाद आज उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पोलरिस पर भी नजर होगी और विस्तार से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे ये जो हिस्सेदारी बदली है इसके पीछे वजह क्या है, किसने खरीदी है, ये सब जानकारी आपको सीएनबीसी आवाज पर ही कुछ ही देर में मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर कमाई के साथ साथ इनाम जीतने का भी मौका है आपके पास। जी हां, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीएनबीसी आवाज पर शुरू हो रहा है। आइए आपको बताते हैं और क्या डिटेल्स हैं इसकी। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसी। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। बाजार है 400 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 125 अंकों की शानदार मजबूती। 7100 को पार करके टिकता हुआ निफ्टी रफ्तार कम नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है। बेहद शानदार खरीदारी बजट के दूसरे दिन आज बाजार में। लेकिन बाजार के लिए क्या दिशा है, क्या दशा है, बजट से क्या कुछ फायदा होगा या फिर बजट न्यूट्रल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने दिग्गज जुड़ रहे हैं। सौरभ मुखर्जी साहब, वो सीईओ हैं इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च एम्बिट कैपिटल के। सौरभ सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। आपके टारगेट्स हैं सेंसेक्स पर 20,000 के आसपास के, 21,000 के आसपास के। क्या इस बजट से वो टारगेट की तरफ और बाजार बढ़ता हुआ दिखेगा, ये समझना सही है? I think we were left disappointed by the budget. We were left disappointed by the budget on three fronts. Firstly, I think as I've discussed on your channel repeatedly, the banking system is in bad shape.
We thought that the budget would do something for the banking system, but beyond a token mention of the PSU banks, I didn't see the budget do anything meaningful for the PSU banks. That was an area of disappointment. Secondly, for the capex cycle, our economy is struggling. The capex cycle is struggling to take off in India, and in that context, it was puzzling to find that the government thought it fit to grow capex by merely 4% in FY17 after having grown capex by 21% in FY16. So the fact that the government decides to deprioritize capex was disappointing to see. The third area is the fiscal mathematics. The 3.5% budget deficit assumes a 17% revenue growth, and specifically within revenue growth, the FM is assuming that telecom receipts plus disinvestment will bring a staggering 1.8 trillion rupees, which I find somewhat hard to believe, given how weak the balance sheets of telecom companies are and how weak the balance sheets of PSU banks who lend to telecom companies are. So I think 3.5% fiscal math itself will be a stretch to deliver in FY17. So in totality, it was an effort largely in sort of getting the job done rather than in helping the economy move forward a notch or two. And in that regard, I found it to be a disappointing budget. तो आप डिसअपॉइंट हुए इस बजट को देखने के बाद, लेकिन बाजार थोड़ा सा होप ये कर रहा है कि शायद एक रेट कट दे दें गवर्नर राजन। आप भी क्या इस बात पर एक राय रखते हैं? आपको भी लगता है कि एक रेट कट समय से पहले आ सकता है? जो डेट है आरबीआई गवर्नर की क्रेडिट पॉलिसी उससे पहले आ सकता है? So if I look at what Governor Rajan said in his previous policy, he requested the government to focus on fiscal consolidation, and the government can say, hey, we've been consolidating fiscally. Look, we've got 3.5% budget deficit for next year. But I think just as I looked at the maths of 3.5% and came away unconvinced that the government genuinely can deliver 3.5%, my hunch is other people will reach the same conclusion. And hence, if that is the case, I don't quite see why why Governor Rajan should post-haste run to cut rates. It's not as if CPI inflation is coming off, or it's not as if the rupee is actually very strong. Our currency has slid quite relentlessly over the last 6 months. CPI inflation is edging up. The fiscal maths is unconvincing. And hence I don't quite see why there's this great belief that Rajan will cut imminently, Raghuram Rajan will imminently cut interest rates. तो फिलहाल इतना कोई बड़ा रीजन है नहीं कि तुरंत ब्याज दरों में कटौती हो, लेकिन इस बीच जो पोलराइज की बात हम कर रहे थे, मैं हमारे दर्शकों को अपडेट कर दूं, हमारी रिसर्च टीम ने तुरंत रिसर्च करके भेजा है, और वो ये कि वर्तुसा ये एक कंपनी है अमेरिका की, नास्डेक लिस्टेड कंपनी है, और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था पोलराइज के साथ में कि वो उनकी हिस्सेदारी 53% हिस्सेदारी खरीदेंगे 1173 करोड़ में। लगता है उसी का एक हिस्सा है 48% के आसपास की हिस्सेदारी जो आज बदली है, तो इसमें खरीदारी वर्तुसा की तरफ से हुई है, और पोलराइज के जो शायद एग्जिस्टिंग प्रमोटर है अरुण जैन या उनका ग्रुप, उन्होंने इसमें बिकवाली की होगी। तो पोलराइज को लेकर हम आपको बता दें, अब बात से साफ होती हुई दिख रही है। हमारी रिसर्च टीम ने क्विक रिसर्च करके आपको ये पूरी की पूरी जानकारी आपके लिए पेश की, तो ये जानकारी रखें। अच्छा, इसमें और बात जो आ रही है, 2 डील हुई, एक वर्तुसा ने खरीदा है और एक ऑर्बिटेक ने खरीदा है, और यही वजह कि 2 अलग अलग सौदे आपके होते दिखे। बिल्कुल, चलिए तो ये जानकारी पोलारिस की उस ब्लॉक डील पर, वो जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, जो बड़ी हिस्सेदारी बदली हुई दिखी है। लेकिन वापस रुख करते हैं सौरभ मुखर्जी जी का, और उनसे जानते हैं कि कौन से सेक्टर्स से उनको सबसे ज्यादा निराशाहात लगी है। सौरभ, काफी सारे सेक्टर्स हैं जिस पर असर पड़ा है बजट का नेगेटिव साइड पर, लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको किस सेक्टर में हुई? Clearly the banking sector, right? That's one third of the market cap weight of our stock markets. Banks are important for the economy in many different ways. Banks in a way are the engine room of a healthy economy. It's clear to everybody that the PSU banks have more pain ahead of them, and hence a sign from the government that they care about the health of PSU banks, that they stand behind PSU banks with the desire to recapitalize them reasonably quickly. That would have helped. To see no extra fund allocation for PSU banks over and above what Indradhanush had promised back in August 2015 was and is disappointing. We still remain hopeful that perhaps something can come of this Gyan Sangam that will be held, I think, on 3rd, 4th March. But I think banking, given both the importance to the economy and given how big banks are for the stock market, we were expecting a little bit more there. Okay. लेकिन सौरभ, एक और बात जिस पर बाजार की नजर है
वो साफ तौर पर ऑटो सेक्टर को लेकर कि जिस तरह से ऑटो सेक्टर के लिए बड़े नेगेटिव संकेत आए, अब ग्रोथ वहीं से आती है, तो ऑटो के लिए कोई खास बात है नहीं। दूसरा, जहां से आपको ग्रोथ चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड सेक्टर, हालांकि उन्होंने खर्चा बढ़ाने की बात की है, लेकिन सेस वगैरह इतने टैक्स लगा दिए, तो क्या आपको लगता है कि इस बजट से ग्रोथ को जो पुश मिलना चाहिए, जो बढ़ावा मिलना चाहिए, वो नहीं होगा? As I said, right, if a government is growing capex by 4% in a country where the capex cycle is weak, it's difficult to see how the budget will deliver growth. The core of the budget, if you look at the numbers, the core of the budget is increasing outlays on rural subsidies, rural spends, increasing outlays for the 7th Pay Commission recommendation, where I think civil servants will get an extra 70,000 crores, and those are paid for by taxes on various fronts, in particular a 60 basis points jump in the service tax. A budget of that sort is not going to deliver a macroeconomic impetus for any sector specifically. If one had to look for mild positives, you would say that the rural piece has done reasonably well out of the budget, and hence two-wheeler companies, FMCG companies might do reasonably well out of the budget. But it's a mild positive for rural India, a big negative for the banking system, and broadly neutral for the rest of us. Right. Thank you, sir, for taking time out for CNBC Awaaz today. लेकिन मार्केट पर नजर रखिए, बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। 400 पॉइंट से ज्यादा का उछाल सेंसेक्स में 7100 के ऊपर अब कंफर्टेबली निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में हो, सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर स्टॉक थोड़े दबाव में दिख रहे हैं, लेकिन वो सूचकांक देखिए ऊपर ट्रेड करता हुआ, और एफएमसीजी सेक्टर ने लीड इसलिए किया है क्योंकि आईटीसी जो बड़ा हैवी वेट है वो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये इंडेक्स 3.5% मजबूत है, और सेकंड नंबर की जो तेजी है सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो वो आईटी सेक्टर है। जी हाँ, ये वो ऐसा सेक्टर है जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल हमने इसमें दबाव देखा था, और उसके बाद बैंक्स। तो एफएमसीजी, आईटी और बैंक्स, ये तीन ऐसे सूचकांक हैं जो बाजार को इस समय ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। और आईटीसी 6% की शानदार मजबूती के साथ देखिए टॉप गेनर है निफ्टी का। जो दबाव देखने को मिला था बजट से पहले, उसकी भरपाई करने की कोशिश करता हुआ। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 1 गिरने वाले शेयर के सामने अब करीब 6 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो अच्छी तेजी आज भारतीय बाजारों में। एक इंडेक्स नेगेटिव है जिसको मैं हमेशा नेगेटिव देखना चाहता हूं, वो है विक्स 5.5% नीचे, यानी कि वॉलेटिलिटी कम होती हुई दिख रही। तो वो इंडेक्स नेगेटिव है, लेकिन वो बाजार के लिए पॉजिटिव है। बाकी तमाम इंडेक्स हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के एक और जाने माने दिग्गज। जी हाँ, आज दिन भर आपको बजट का पूरा विश्लेषण जो देना है, अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी साहब। चोखानी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, बजट को कैसे देखा आपने? कुछ खुशी है, कुछ निराशा है, मिक्स है, क्या कहेंगे आप? हर बजट में यही होता है कि लोग कुछ ना कुछ चीज से डिसअपॉइंट होते हैं, और जो टेक्निकल पोजीशन होता है मार्केट का, जैसे इस साल आई थिंक गोइंग इनटू द बजट करीब 25,000 करोड़ के पुट ऑप्शन मार्केट में आउटस्टैंडिंग थे। सो इट वाज इनएविटेबल कि एक बार सेल ऑफ भी होगा और फिर वो कवरेज होगा तो राइज भी होगा। तो वो सब से नहीं जाना चाहिए। आई थिंक लॉन्गर टर्म में जो फंडामेंटल्स हैं अपने देश के और अपने कंपनियों के, उससे अल्टीमेटली जो हम कहते हैं प्रॉफिट का वजन अल्टीमेटली में रिजल्ट देता है। सो एक तो अपने डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, और दूसरा जो ग्लोब में चल रहा है आज के दिन, जिससे लिक्विडिटी फ्लोज इंपैक्ट हो रहे हैं, ये दोनों चीज ज्यादा मायने रखते हैं ना कि बजट। ये आई थिंक 1-2 दिन के बाद ये मूवमेंट सब भूल जाते हैं, और बजट में भी जो डाइजेस्ट करना इन्फॉर्मेशन वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो आई थिंक उस पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए। लेकिन सर, कल सरकार ने जिस तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर अपना भरोसा दिखाया, उस पर उनका फोकस है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अब बाजार की एक्सपेक्टेशन हो गई है कि आरबीआई एक रेट कट जल्द ही दे सकता है। ये बताइए आपका क्या व्यू है इस पर, और कितना रेट कट हो सकता है फिर? आपका सवाल एकदम सही है कि जो ये 3.5% जैसे फिस्कल डेफिसिट का नंबर था, इस पे सबकी नजर टिकी हुई थी। और ये 3.5% जो डेफिसिट है ये कैसे आया? क्योंकि पिछले सरकारों में हम देखते थे कि वो नंबर अचीव होता था, एंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काट देते थे पिछले 2-3 महीने में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बंद हो जाती थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता था, तो ग्रोथ एकदम स्लम्प हो जाता था एक तरीके से। तो अब जो देखने में आया है कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ठीक रकम से किया है, रोड में, पावर में, डिफेंस में, रेलवे में, वो खर्चा चालू है। और
जो फिस्कल डेफिसिट नंबर की ओर ध्यान था कि बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट देखना नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट की ज़्यादा बोरिंग होगी मार्केट में, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़े रहेंगे। आई थिंक वो भी नंबर फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छे से डिलीवर किया है। तो हमारी ये मानना है कि अब इंटरेस्ट रेट कट रिजर्व बैंक की ओर से एकदम इमिनेंट है और इनफैक्ट वो फंडामेंटल इंप्रूवमेंट देता है कंपनियों के प्रॉफिट में। सो आई थिंक द बिगेस्ट आउटकम इज दिस कि बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट खुश हैं और उससे इक्विटी मार्केट भी इवेंचुअली खुश होगा। अच्छा मनीष जी, अब ये बताइए फिर बाजार के लिए अब आगे का डायरेक्शन क्या होगा, किधर जा रहा है बाजार? बाजार की चाल एक्चुअली ग्लोबल फैक्टर से बहुत इंपैक्टेड है, क्योंकि पूरे विश्व के मार्केट, अमेरिका से लेके जापान तक, चाइना, हर मार्केट एकदम बेयर फेज में है। डिफ्लेशन का डर है दुनिया में कि एक्चुअल जीडीपी श्रिंकेज ना हो जाए सब जगह, और वो श्रिंकेज होने से जो बाहर के बैंक हैं वो उनके जो कस्टमर है वो रीपे नहीं कर पाएंगे। तो बैंकिंग क्राइसिस हो रही है दुनिया में वापस, स्पेशली यूरोप में, स्पेशली जापान में। तो आई थिंक वो रुख जारी रहेगा कि ये कोई मिरेक्युलसली टर्न होके इंडियन मार्केट में बुल मार्केट चालू हो जाएगा, ऐसा तो लगता नहीं है। हैविंग सेड दैट, ऐसी दुनिया में जहां की सब ग्रोथ के पीछे दौड़ रहे हैं, अगर एक ऐसा देश है जो 7-7.5% का ग्रोथ दिखा पा रहा है और जहां इंटरेस्ट रेट घटने की और डायरेक्शनली मूवमेंट होगी, तो और जहां यूनिट वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट अश्योर्ड है कि ज्यादा गाड़ी बिकेंगे, ज्यादा टू व्हीलर बिकेंगे, ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो एट सम स्टेज ये मार्केट जैसे ये 6900 के लेवल पे जैसे 2 बार जाके बॉटमिंग प्रोसेस फॉर्म किया है, आई थिंक मार्केट में फॉर्म अ बॉटम, बट ये घूम के बहुत जल्दी से उछाल हो जाएगी और बढ़ जाएगी वो भी नहीं है, पर थोड़ा टाइम निकलेगा। और इसमें बहुत वक्त मिल रहा है पोर्टफोलियो का क्वालिटी इंप्रूव करने। तो जो अच्छी कंपनियां हैं कंजम्पशन में, आईटी सेक्टर में, बैंकिंग, एनबीएफसी में, फार्मास्यूटिकल में, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस साल जियो का लॉन्च होगा, तो काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में। और जो पेशेंट इन्वेस्टर है और जो डिसर्निंग इन्वेस्टर है, जो फंडामेंटल्स पे ध्यान रखता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और बजट की ओर कम ध्यान दे और कंपनियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करके उनके प्रॉफिट का क्या वजन रहेगा उस पर ध्यान दें। बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए सीएनबीसी आवाज पर इस इम्पोर्टेंट दिन आकर बजट के बाद अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि ग्रोथ पर किसी तरह का समझौता नहीं करने के लिए ही वित्तीय घाटे में ढिलाई नहीं बरती गई है। उन्होंने कहा है कि बजट के बाद रेट कट के लिए जगह बनी है और इसीलिए आरबीआईएफ के ऊपर अब सबकी नजरें बनी हुई हैं। चर्चा हुई इंटरनल कि क्या इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और काफी सोचने के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुंचे कि क्रेडिबिलिटी का सवाल भी उठता है, क्योंकि बाहर की मार्केट्स भी देखती हैं, इंटरनल इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, ग्रेडिंग का सवाल भी होता है। और ये भी साथ साथ सोचा गया कि ये एफआरबीएम एक्ट जिसको कहते हैं, ये 10 साल पुराना एक्ट है। इसकी वजह से काफी हमारी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के अंदर अच्छी चीजें भी हुई हैं, स्टेट लेवल के ऊपर अच्छा काम किया है। मगर ये बदलते माहौल में पूरे दुनिया के शायद अब ये टाइम आ गया है कि हमको सोचना है कि आगे हम क्या करें, कैसे बढ़ें। देखिए, जैसे रत्न जी ने कहा, वी हैड ए वेरी विगरस डिबेट, मतलब करना चेंज करने। मेरा ये ओपिनियन है कि एक्चुअली ये जो बजट है जो 3.5 गेट्स द बेनिफिट बोथ ऑफ द फिस्कल कंसोलिडेशन एंड द ग्रोथ, एंड इसके 2 कारण मैं कह रहा हूँ। 3.5 का वो तो आप सब जानते हैं, पर ग्रोथ जो है 2 कारण से आई थिंक वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रोथ। एक जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग, ये सब डेवलपमेंट स्पेंडिंग सब इंक्रीज हुई है, विच शुड कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। एक और चीज ये भी है कि आप देखेंगे कि हमने जो फिस्कल डेफिसिट का जो घटाने की मतलब बात करी है, इट इज नॉट गोइंग टू बी डन अ लॉट थ्रू टैक्स इंक्रीज। अगर हम टैक्स खूब सारा इंक्रीज करते तब उस पर डिमांड पे असर पड़ता। हम ज्यादातर फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट करेंगे थ्रू नॉन टैक्स। हाँ, तो उसका नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब इतना असर नहीं होता। सो आई फील एक्चुअली वी बैलेंस द टू वेरी वेल। सो इन अ सेंस बोथ
जो आपका 80 और 20% था से दोनों को मिला के बीच 50-50 आ गया है। तो अब ये माना जाए कम से कम अब इस सरकार के फैसले के बाद रिजर्व बैंक पॉलिसी रेट में कटौती करेगा। ये तो आपको रघु जी से पूछना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब ऐसा अगर ये दे तो मैं एक्सेप्ट करता। आप तो एडवाइजर, आप तो एडवाइस तो कर ही सकते हैं। नहीं, पर ये देखिए, मैं इकोनॉमिक सर्वे में हमने साफ कहा है कि देयर इज रूम फॉर मॉनेटरी ईजिंग, और इसके साथ तो दैट केस हैज बीन स्ट्रेंथेंड। बेहतरीन मजबूती बाजार में इस वक्त 460 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में दिखेगा। 2% की तेजी बन चुकी है सेंसेक्स में, और निफ्टी में 2% की मजबूती बनती दिख रही है। हेमंत, जो शायद लोगों को बड़ा डर था कल के डेटा देखकर, मुझे लगता है वो डेटा एफआईएस के जो 2000 करोड़ की बिकवाली के डेटा देखकर लोग डरे थे, वो डर दूर होना चाहिए बाजार की इस चाल से, क्योंकि वो बिकवाली की बड़ी बैलेंसिंग का बड़ा हाथ था उस डेटा। एक वो हाथ था, और दूसरा काफी लोग ये मान रहे कि एक्सिस बैंक में जो बड़ी ब्लॉक डीली 900-950 करोड़ की, जहां पर बिकवाली तो एफआईएस की तरफ से थी, लेकिन जो खरीदारी की, मैंने जो नाम देखा उस कंपनी का नाम खरीदारी में लिमिटेड है, तो भारत की कंपनी, वो इंडियन कंपनी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एफआईएस के डेटा में कैप्चर नहीं होगा। तो अगर आप वो 900 करोड़ निकाल दें, 1000 करोड़ निकाल दें और रीबैलेंसिंग का फिगर निकाल दें, तो कल एफआईएस ने एक्चुअली बेचा नहीं है। और वायदा कारोबार में आप देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन जो उन्होंने जो खरीदे स्टॉक फ्यूचर्स 1300 करोड़ के वो खरीदे हैं। 1300 करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिक फंड की है, तो जो डेटा को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाए उन्हें सरप्राइज है कि बाजार आज इतना क्यों बढ़ रहा है। कुछ देर पहले रितन देसाई जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे थे स्टूडियो में, अनिल, वो कह रहे थे कि अब उनको लग रहा है कि एफआईआईएस का जो बिकवाली का सिलसिला है वो थमने लगा है, कम होना चाहिए, कम से कम वो थमने लगा है, तो जो प्रेशर था वहां से राहत मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो एक अच्छी तेजी भी भारतीय बाजार में बन सकती है। आज आप देखिए केवल 5 ही ऐसे शेयर हैं जो लाल निशान में है, ओएनजीसी, एचयूएल, डॉक्टर रेड्डी और एचडीएफसी। इसको छोड़ दें तो आप देखें चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है, और आईटीसी अब 7.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक 5.5% मजबूती दिखा रहे हैं। तो चौतरफा तेजी आज भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। अनिल, जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि आधा कंट्रीब्यूशन आईटीसी का है, अब आप देखिए ऐसा नहीं है, केवल 36 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में आईटीसी का, बाकी 100 पॉइंट की रैली इसके बाहर है। बिल्कुल, बैंक प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही बैंक्स दमदार तेजी दिखाते हैं। तो बजट समझ में आता दिख रहा है, लगता है बाजार को, और उसके बाद मूड बेहतर होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करें यही तेजी बरकरार है। फिलहाल 7100 के पार निकलकर टिकता हुआ निफ्टी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं उस पर हमारी नजर होगी, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, सौदा आपका लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।